Good evening, everyone. Am I audible? So, well, hope everyone has joined the class. So, first of all, congratulations to all of you for your 12th class result. Hope आप सब लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा 12th क्लास में. So, Ayush, Bhumi, Isha, and Manasvi, Ishu, Bhumi Gupta, Surbhi. So, जितने भी स्टूडेंट ने ज्वाइन किया हुआ है अभी क्लास को, एंड यस, परिधि कालरा, क्षितिज, सुहानी बत्रा. So, I think hope you all did well. सो कल तुम लोगों ने मेरे ख्याल से पार्टी इंजॉय करी है, बिकॉज यू ऑल डिड हार्ड वर्क, सो यू ऑल डिजर्व द पार्टी, राइट? एम आई करेक्ट? ओके, राइट राइट. सो चलो खैर, अच्छा है भाई, पार्टी तो बनती है जब तुम लोगों ने इतना हार्ड वर्क किया है. सो वेल, एक सेलिब्रेट भी बनता है, सेलिब्रेशन बनता है एक रिजल्ट के बाद. सो वेरी गुड. सो दैट्स वाई हम लोगों ने कल क्लास नहीं रखी. हमने सोचा कि चलो आप लोग बिजी हो गए, पार्टी इंजॉय कर रहे होगे, सो दैट्स व्हाई वी डिड नॉट कीप द क्लास यस्टरडे. एंड आई थिंक अब फिर से हार्ड वर्क आप लोगों को स्टार्ट करना है अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए. और फिर जब एंट्रेंस क्लियर होगा तो फिर एक पार्टी फिर करेंगे, राइट? ओके, करेक्ट करेक्ट भूमि. चलो ठीक है, तो फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. एंड हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया था. अप्रैल करंट अफेयर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. और जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि अभी हम लोग नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, राइट? सो अप्रैल तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए अपने करंट अफेयर्स. अब हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स का टारगेट होगा वो होगा मे करंट अफेयर्स. सो मे करंट अफेयर्स को इसलिए मैंने अभी होल्ड पे डाल दिया क्योंकि अभी मे करंट अफेयर्स हम लोग थोड़ा सा और प्रिपेयर कर लेते हैं 20 मई तक. एंड उसके बाद या 15 मई तक तो मैं कोशिश करूंगा कि अभी ज्योग्राफी की क्लास कंप्लीट करने के बाद ना, हार्डली कोशिश करेंगे आज, विल ट्राई टू कंप्लीट ज्योग्राफी इन टुडेज क्लास. और फिर उसके बाद मैं आपके साथ कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगा. एक मुझे डिस्कस करना आपके साथ अक्टूबर करंट अफेयर्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई विल चेक. एंड मे करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, करेक्ट? सो तब तक हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, उन करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि तब तक हम कुछ ट्रेडिशनल सेक्शन भी कंप्लीट कर ले, क्योंकि करंट अफेयर्स ही आपके एग्जाम में नहीं आना. आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स और स्टैटिक जी के दोनों का कॉम्बिनेशन है, करेक्ट? तो करंट अफेयर्स का जो पार्ट है वो 30% है, 30 से 40%. 60 से 70% आपका ट्रेडिशनल स्टैटिक जी के में से भी क्वेश्चन आएंगे. सो फॉर दैट रीजन आई स्टार्टेड ज्योग्राफी. एंड इन लास्ट क्लास हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया था उससे पहले मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जा रहा हूँ, और मैं जरा चेक कर रहा हूँ कुछ करंट अफेयर्स में पूछ रहा हूँ आपसे, मार्च करंट अफेयर्स, सो दैट आई कैन चेक कि आप लोगों को कुछ याद है या आप लोग भूल गए. तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे मार्च करंट अफेयर्स के पूछूंगा, फिर उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पर आएंगे, राइट? अच्छा, तो आप जल्दी से पहले मेरे को ये बता दो, एंड आई एम गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम ईशान राणा एंड भूमि गुप्ता. सो कुड यू प्लीज टेल मी, वी डैम इंस्टीट्यूट हमने डिस्कस किया था, एंड वी डैम इंस्टीट्यूट हमने क्यों डिस्कस किया था मार्च करंट अफेयर्स में? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक सर्वे था उसमें इंडिया की रैंक आपको मेरे को बतानी है, और फर्स्ट नंबर पे कौन सा कंट्री था. तो तनु भी अगर चाहे तो बता सकती है, एंड भूमि खन्ना, आयुष गुप्ता. सो आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम दीज स्टूडेंट्स. यस. सो वी डैम इंस्टीट्यूट, तो जरा चेक करते हैं कि आप लोग को कितनी चीजें अब याद हैं, रिमेम्बर है, क्योंकि मैं क्लास में डिस्कस करता हूँ फिर उसके बाद अगले दिन पूछ लेता हूँ, तो यू ऑल आर गिविंग द आंसर. बट अभी मैं थोड़ा सा कुछ पुरानी क्लासेस के क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, मार्च करंट अफेयर्स जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था.
सो अगर आप कहो तो मैं थोड़ा हिंट भी दे सकता हूँ, आई कैन गिव यू ऑप्शंस। एंड ऑप्शन ये है कि ये डेमोक्रेसी से रिलेटेड सर्वे था, इसने डेमोक्रेसी से रिलेटेड सर्वे किया था, या सेक्स रेशियो पे सर्वे हुआ था, और इट इज रिलेटेड टू करप्शन लिस्ट, और इट इज रिलेटेड टू बेस्ट एयरपोर्ट। सो वेल, स्टूडेंट ने आंसर दिया है कि सर इट इज रिलेटेड टू, वन स्टूडेंट गिव आंसर ग्लोबल डेमोक्रेसी रिलेटेड। यस, वेरी गुड भूमि गुप्ता, करेक्ट है। एंड इंडिया की जो रैंक थी इसमें, बिल्कुल आपने सही आंसर बोला है। इंडिया की रैंक इसमें, डेमोक्रेसी में इंडिया की रैंक बड़ी खराब थी वैसे, 48 नहीं थी, इंडिया की रैंक थी 108। तो जब हम डिस्कस कर रहे थे कि यार हम लोग तो मानते हैं कि इंडिया की डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, लेकिन इस रैंक को देख के तो लग रहा है कि हम लोग की डेमोक्रेसी बहुत ही खराब है। एंड फर्स्ट नंबर पे डेनमार्क है, बिल्कुल। इसके लिए भूमि गुप्ता आपके लिए मैं क्लैपिंग करता हूँ, वेरी गुड। तो आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, ऑलमोस्ट। अच्छा चलो, फिर उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये, आप मेरे को बताओ कि कोनार्ड संगमा, हमने डिस्कस किया था कि कौन सा स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने। तनिषा चोपड़ा, ईशान राणा, परिधि कालरा एंड क्षितिज से मेरा ये क्वेश्चन है। कोनार्ड संगमा बिकेम द चीफ मिनिस्टर of which state that we discuss in the month of March current affairs? So मनस्वी सूद ने आंसर दिया है। एंड इससे पहले भूमि गुप्ता ने ग्लोबल डेमोक्रेसी के बारे में बताया था, अभी मनस्वी सूद। तो देखो, एक एक दो दो स्टूडेंट के आंसर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा। कोनार्ड संगमा, बिल्कुल वेरी गुड। दिवजोत मेघालय के सीएम बने थे, करेक्ट है, वेरी गुड। चलो ठीक है, डन। मैं फास्ट स्पेस पे पूछता जा रहा हूँ ताकि मैं जल्दी जल्दी कुछ पॉइंट्स आपके साथ कवर अप कर लूं। आप मेरे को जल्दी से इतना बता दो, याओ शैंग, हमने एक कल्चरल फेस्टिवल डिस्कस किया था, याओ शैंग। सो हर्सी डैक से मेरा क्वेश्चन है, इट इज रिलेटेड टू विच पर्टिकुलर सेवन सिस्टर। चलो इतना हिंट दे देता हूं आपको, सेवन सिस्टर का एक स्टेट था। तनु ने मुझे लगता है आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया, एंड तनु के लिए क्लैपिंग है, वेरी गुड तनु। मणिपुर का ये कल्चरल फेस्टिवल था, एंड मार्च करंट अफेयर्स में हमने इसको डिस्कस किया था, वेरी गुड, करेक्ट है। अच्छा, अब मैं जल्दी से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ईशान राणा से, वेरी फास्ट। ईशान जल्दी से आप मेरे को बताओ, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म हमने कहाँ पे डिस्कस किया था इन आर करंट अफेयर्स? सो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन विच स्टेट? ओ वेरी गुड। सो सुरभि ने आंसर दिया है, एंड भूमि गुप्ता का आंसर आया है, एंड तनु ने भी आंसर दिया है, करेक्ट। एंड क्षितिज का भी आंसर है, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कर्नाटक का हुबली था जहां पे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म था, राइट तनिषा, करेक्ट है। एंड उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था कि गोरखपुर भी है सेकंड नंबर पे, एंड थर्ड नंबर पे हमने डिस्कस किया था कोल्लम केरला। तो ठीक है, सेकंड और थर्ड आप भूल सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप सर मेरे को इतना बताओ जल्दी से, क्षितिज और आयुष गुप्ता से, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में टोटल कितने मेंबर है, एंड इंडिया इज परमानेंट मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन और नॉट? दैट इज माय क्वेश्चन। सो आई थिंक होप यू गॉट इट। मेरा क्वेश्चन ये है कि एससीओ में टोटल मेंबर कंट्री, तनु ने आंसर दे दिया ऑलरेडी, एंड क्षितिज ने भी आंसर दिया, सुरभि ने। तो सबसे पहले तो तनु के लिए क्लैपिंग, क्योंकि सबसे पहला आंसर तनु का है, बाकी सब भी बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं, 8 कंट्रीज मेंबर हैं। अच्छा, इंडिया इसमें मेंबर नहीं है, एक स्टूडेंट ने बोला है कि सर इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, और ये मेरे ख्याल से आप लोगों का आंसर जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि इंडिया मेंबर है, वेरी गुड क्षितिज, इंडिया इज अ मेंबर। अगर आपको याद हो तो ये रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये टोटल 6 मेंबर थे, एंड इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम द मेंबर इन 2017। सो रशिया ने इंडिया को प्रमोट किया और चाइना ने पाकिस्तान को, राइट। ये हमने डिस्कस किया था, चलो ठीक है, डन डन डन। जल्दी से ईशा गोगर, आप मेरे को फटाफट बता दो कि एलआईसी का ऑरिजिन कब हुआ था। हाँ बिल्कुल आयुष, एससीओ में इंडिया मेंबर है। ईशा गोगर, एलआईसी का ओरिजिन कब हुआ था, उसका ईयर, और बिफोर इंडिपेंडेंस या आफ्टर इंडिपेंडेंस, और एलआईसी गवर्नमेंट कंपनी है या प्राइवेट? दैट इज माय क्वेश्चन। एंड ईशा गोगर से वैसे मेरा क्वेश्चन था, बट मनस्वी ने ऑलरेडी आंसर दिया है, एंड मनस्वी का आंसर आ गया है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल राइट आंसर है तनु। 1958 नहीं, इसका राइट आंसर है 1956। दिवजोत ने आंसर दिया है, भूमि गुप्ता ने आंसर दिया है, तनिषा ने आंसर दिया है, एंड गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है ये, तो इसके लिए आप लोगों के लिए क्लैपिंग है, वेरी गुड, करेक्ट है, गुड वन। अच्छा, अब आप जल्दी से मेरे को ये बताओ, मेरा क्वेश्चन है परिधि कालरा से। परिधि, आप मेरे को बताओगे, हमने व्यास सम्मान डिस्कस किया था, सो व्यास सम्मान किसको मिला, और वो नॉवेल का नाम क्या था? तो अगर किसको मिला अगर आप भूल गए हो तो कोई बात नहीं, नॉवेल का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो परिधि, इफ यू रिमेंबर एंड इफ यू अटेंडेड दैट क्लास। ओके, सो तनु ने आंसर दिया है, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर तनु।
क्लैपिंग एंड क्षितिज। पागल खाना, बिल्कुल, वो पागल खाना एक बुक थी, नॉवेल था, जिसके लिए व्यास सम्मान मिला, और मेरे ख्याल से वो राइटर, वेरी गुड मनस्वी, करेक्ट है, वेरी गुड। ज्ञान चतुर्वेदी को ये अवार्ड मिला था पागल खाने के लिए, बहुत बढ़िया, करेक्ट है। देखो मैंने जानबूझ के एट रैंडम आप लोगों से ये क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि मुझे आइडिया था कि आप लोगों ने इसको खोल के शायद नहीं बैठे होगे आप, इसलिए मैंने अचानक मार्च स्टार्ट कर लिया। वैसे ये गवर्नमेंट अवार्ड देती है या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन? तनिषा चोपड़ा, ईशान राणा, ईशु भारद्वाज, एनी आइडिया? ये देता कौन है? ओके, सो भूमि गुप्ता ने, वेरी गुड भूमि, करेक्ट है, क्लैपिंग फॉर भूमि। के बिरला फाउंडेशन है, वेरी गुड, करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद आप जल्दी से मेरे को एक बुक मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी, मैं बुक नहीं, मैं आपको राइटर बता रहा हूँ, और उस राइटर का नाम था करण सिंह। ये हरि सिंह के बेटे हैं, जो जम्मू कश्मीर के रियासत के नवाब थे, उनके बेटे थे करण सिंह। उन्होंने एक बुक रिलीज की थी, और वो बुक थोड़ा एंशियंट कल्चर से रिलेटेड है, जिसको लेकर हमने काफी कुछ डिस्कस भी किया था, हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। सो वेल, आयुष गुप्ता, तनिषा, ईशान, तनु, दिवजोत, क्षितिज, अगर आप बता पाए। सो एनी आइडिया? यस। अच्छा चलो, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। वो वेद से रिलेटेड बुक थी या उपनिषद से रिलेटेड बुक थी, और इट इज रिलेटेड टू मनुस्मृति। यस, वेरी गुड, करेक्ट, भूमि गुप्ता। अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था ना मुंडक उपनिषद, जिससे मैंने बोला था कि सत्यमेव जयते। बिल्कुल आंसर दे दिया मनस्वी ने, स्टूडेंट्स ने, तो दैट्स व्हाई आई थिंक नो नीड टू गिव द ऑप्शन। तनु ने आंसर दे दिया ऑलरेडी, उपनिषद, और वो मुंडक उपनिषद था जिससे रिलेटेड हमने बुक डिस्कस की थी। करेक्ट है, वेरी गुड। सो मुंडक उपनिषद वाज रिटन बाय करण सिंह। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद लास्ट 2 पॉइंट्स। आप मेरे को इतना बता दो, लिटरेसी रेट का सर्वे हुआ था, तो ईशु भारद्वाज एंड सुरभि से मेरा क्वेश्चन है, विदिता बजाज ने भी ज्वाइन कर लिया है। प्लीज टेल मी दैट विच स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग लोएस्ट लिटरेसी रेट। और ये सर्वे डन हुआ था मार्च करंट अफेयर्स में, क्योंकि हाईएस्ट लिटरेसी रेट तो मुझे लगता नहीं, नो नीड टू आस्क, एवरीवन नोज अबाउट केरला, बट विच स्टेट हैविंग लोएस्ट लिटरेसी रेट, सबसे मिनिमम लिटरेसी रेट किस स्टेट का डिक्लेयर हुआ था? और इसमें भी वैसे आंसर कॉमन ही है, क्योंकि मैं तो कई सालों से इसी स्टेट को देख रहा हूँ। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है सुरभि एंड अदर स्टूडेंट्स, बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का, बिल्कुल। सो इसका राइट आंसर जो है वो है बिहार, बिल्कुल सही है। चलो डन, वेरी गुड, बिहार का लिटरेसी रेट सबसे कम है। अच्छा, अब आप जल्दी से मेरे को ये बताओ, एक सर्वे हुआ था पोल्यूशन को लेकर, तो कौन सा स्टेट सिटी है, ईशान राणा, तनिषा चोपड़ा, हर्षी डक, जिसका पोल्यूशन रेट सबसे ज्यादा है, और उसमें हिंदुस्तान का कोई कंट्री और उसकी रैंक अगर कुछ आइडिया हो, विच वी डिस्कस्ड। एंड वेरी गुड, करेक्ट है, आयुष गुप्ता ने भी आंसर दिया है, एंड राइट 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 राइट, और सुरभि का भी आंसर आया है, करेक्ट है सुरभि, बिल्कुल सही आंसर है आपका। यस, तो इसका राइट आंसर है मेरे ख्याल से दिल्ली तो 4th नंबर पर है, लेकिन लाहौर जो है वो टॉप पे है, एंड ये आंसर दिया है कुछ स्टूडेंट्स ने, करेक्ट है, वेरी गुड, डन। अच्छा चलो ठीक है, और उसके बाद एक लास्ट न्यूज मेरी ये है आपसे, कि ग्लोबल टेररिज्म में इंडिया की रैंक अगर आप बता पाए, और आप मेरे को ये बता पाए कि कौन सा कंट्री टॉप पे है जहां पे सबसे ज्यादा टेररिज्म का थ्रेट और फियर है। तो सुरभि से, विदिता बजाज से और तनु से मेरा ये क्वेश्चन है। यस, एनी आइडिया? वेरी गुड, करेक्ट है, वेरी गुड मनस्वी, एंड वेरी गुड। तनु ने मेरे ख्याल से आंसर दिया है अफगानिस्तान, आयुष गुप्ता ने, करेक्ट आयुष, अफगानिस्तान। और इंडिया की रैंक इसमें अगर आप भूल गए हो तो मैं फिर से, ओ वेरी गुड मनस्वी, करेक्ट, 13, गुड वन, वेरी गुड। सो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स था जिसमें अफगानिस्तान टॉप पे था और इंडिया की रैंक थी 13, वेरी गुड। अच्छा, और एक और मैं पूछ लेता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट सर्वे था, हैप्पीनेस इंडेक्स था एक, तो आप मेरे को बताओगे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पे कंट्री कौन है, और इंडिया की रैंक बस आप इतना भी बता सकते हो मेरे को कि 100। ओ वेरी गुड, करेक्ट है, वेरी गुड विदिता, वेरी गुड तनिषा एंड अदर स्टूडेंट, क्षितिज ने भी आंसर दिया है। वेल, फिनलैंड इसका राइट आंसर है, करेक्ट है, गुड वन, फिनलैंड, राइट सुरभि बत्रा। और उसमें इंडिया की रैंक 100 प्लस है, या 100 से कम इंडिया की रैंक है, लेस देन 100, और ओके, वेरी गुड मनस्वी, करेक्ट, मनस्वी के लिए क्लैपिंग है। बाकी वैसे सारे स्टूडेंट्स ने बोला है 100 प्लस, लेकिन हाँ, ऑलमोस्ट आप नियर अबाउट द आंसर। 126 इंडिया की, 125 इंडिया की रैंक थी।
चलो ठीक है स्टूडेंट, वेरी गुड। ये मेरा मार्च करंट अफेयर्स पर्पस था कि मैं आपसे पूछूं। अब मैं जल्दी से आता हूं, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और हमने ज्योग्राफी के कुछ पॉइंट्स उठाए थे, एंड नाउ आई एम आस्किंग सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू ज्योग्राफी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, ज्योग्राफी में मैंने आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आप मेरे को ये बताओगे कि एक उड़ीसा का नेशनल पार्क हमने डिस्कस किया था, आयुष गुप्ता। इफ यू अटेंडेड दैट क्लास, वी डिस्कस द नेशनल पार्क इन उड़ीसा। उस नेशनल पार्क का नाम क्या था जो हमने उड़ीसा में डिस्कस किया था? यस, एनी आइडिया? अगर आप कहो तो मैं ऑप्शन दे सकता हूं, भीतरकनिका, मनास, बांडीपुर, सुंदरबन। इन चारों में से एक नेशनल पार्क था विच वी डिस्कस दैट इट वाज इन उड़ीसा। तो तनु, हर्षिडक, तनिषा, ईशान राणा, एनी आइडिया विच वाज दैट नेशनल पार्क? ओके, सो अभी तक तो किसी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया है, आई थिंक। नहीं, हमने डिस्कस किया था, हमने एमसीक्यू में डिस्कस किया था, पहला ही एमसीक्यू था वो। एंड मैं चलो एक बार फिर से आपको थोड़ा सा जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, आई थिंक आप लोग भूल गए शायद। अगर आपको रिमेम्बर हो तो हमने ये पहला ही एमसीक्यू था हमारा ज्योग्राफी का। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1, आई थिंक, होप, है ना? सुंदरवन वेस्ट बंगाल में था, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में था। एंड ये भीतर कनिका इसका राइट आंसर था, इट वाज इन उड़ीसा। तो बाकी जो तीनों है वो उड़ीसा में नहीं थे, तो दैट्स वाई इसका आंसर था 134, करेक्ट। चलो ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर मैंने 1 ये डिस्कस किया था आपके साथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, मोहिनी अट्टम, अगर आपको आइडिया हो, मैंने आपसे पूछा था। तो आप जल्दी से क्षितिज मेरे को आंसर बताओगे, मोहिनी अट्टम कहाँ का क्लासिकल डांस था? यस क्षितिज, या कोई और स्टूडेंट अगर बताना चाहे, ईशान राणा। इफ यू रिमेंबर आई डिस्कस विद यू, इट इज रिलेटेड टू केरला, राइट? एंड हेमा मालिनी को हमने डिस्कस किया था कि हेमा मालिनी जो है मोहिनी अट्टम में क्लासिकल डांस में परफेक्ट थी। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे स्लाइड चेंज करता जा रहा हूँ, एक बार आप देख लो। आप भूल तो नहीं गए इन क्वेश्चंस को? फिर मैंने आपसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूछा था, अगर आपको रिमेंबर हो इसका आंसर, एंड इट इज इन पुणे, राइट? करेक्ट। सो मेरे ख्याल से स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं कि यस सर, वी डिस्कस। तो चलो ठीक है, अगर आप लोग को याद है तो बहुत अच्छी बात है। एंड पुणे में था, वेरी गुड क्षितिज, करेक्ट है, पुणे। अच्छा, उसके बाद फिर मेरा अगला क्वेश्चन आप लोगों से ये था, क्वेश्चन मैंने 8 क्वेश्चन आपसे पूछे थे। ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड भी हमने डिस्कस किया था, क्षितिज, तनु, मनस्वी, कुछ आइडिया है? इसका आंसर आई थिंक माजुली था, अगर आपको रिमेंबर हो। मैंने आपको उसकी इमेज भी दिखाई थी, ये उसकी इमेज थी, बहुत ब्यूटीफुल आइलैंड है माजुली। और सबसे छोटा हमने करा था ना उमानंदा, जो स्मॉलेस्ट है वो भी आसाम में है। तो मैंने ये स्लाइड आपके साथ डिस्कस की थी। उसके बाद ये 5th हमने कुछ माउंटेन रेंजेस डिस्कस की थी। आप मुझे बस इतना बता दो चलो, इस क्वेश्चन में सबसे लास्ट, सबसे सदर्न में कौन सी माउंटेन रेंज है इन चारों में से? यानी इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे पूछ लूं, विच माउंटेन रेंज एट द साउथ ऑफ इंडिया, बिल्कुल सबसे डीप साउथ में। वेरी गुड मनस्वी, क्लैपिंग। नीलगिरी, है ना, नीलगिरी। तो हमने वो माउंटेन रेंजेस मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई थी कि कहाँ कहाँ पर हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको अभी आएंगे, हम लोग टॉपिक पे तो डिस्कस करेंगे। वेरी गुड तनिषा, करेक्ट क्षितिज। अच्छा, और ये सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेनिनसुला, ये रिमेंबर है ना, हम लोगों ने डिस्कस किया था, अरब अरेबियन पेनिनसुला। बिल्कुल, वेरी गुड मनस्वी। जब मैंने आपको ये सब कंट्रीज बताए थे कि यमन, ओमान, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ये सब अरेबियन पेनिनसुला में आते हैं, करेक्ट। फिर लोकटक लेक हमने डिस्कस करी थी एक, अगर मनस्वी को भूमि गुप्ता, परिधि कालरा, आयुष गुप्ता, सुरभि को कुछ आइडिया हो अगर। यस, लोकटक लेक मणिपुर में है, वेरी गुड मनस्वी, करेक्ट है। मनस्वी को सारे क्वेश्चंस रटे पड़े हैं मुझे लगता है। करेक्ट है, बिल्कुल, है ना, लोकटक लेक। तो मैंने आपको, वेरी गुड क्षितिज, मैंने ये आपको 10 लेक्स बताई थी। और मैंने आपको इंडिया का मैप दिखाया था कि ये मैप है जिसमें ये 10 लेक्स की लोकेशंस है। उसके बाद फिर हमने लास्ट 8th क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ससान अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। तो कहां पर है, जल्दी से आप बता दो एक बार, जल्दी से इसका रिवीजन फिर एंड करते हैं। ससान अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, वेरी गुड मनस्वी, करेक्ट है आपका आंसर। एंड क्लैपिंग फॉर यू, मध्य प्रदेश में, वेरी गुड क्षितिज, करेक्ट, एमपी, है ना। फिर मैंने आपको ये ससान और एक सीपैट थर्मल पावर प्लांट, जो कोयले से, कोल से एनर्जी जनरेट करते हैं, दोनों के दोनों। चलो ठीक है, डन। खैर, उसके बाद फिर बाकी एमसीक्यूज हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पर। अब जल्दी से हम आ जाते हैं जो हमने पिछली क्लास में अपना टॉपिक उठाया था। मैंने आपसे लॉन्गेस्ट डे
मैंने आपको ये वर्ल्ड का मैप ग्लोब दिखाया था। ग्लोब में हमने डिस्कस किया था इक्वेटर, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, एंड फिर हमने ये डिस्कस किया था कि लॉन्गेस्ट डे, लॉन्गेस्ट नाइट। तो जल्दी से मेरा क्वेश्चन है भूमि गुप्ता से, सुरभि और परिधि कालरा एंड सुहानी बत्रा से, आप मेरे को इतना बता दो कि नॉर्थ इंडिया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे कब होता है, यानी कब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाता है और वो हो जाता है लॉन्गेस्ट डे, और इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करती है, होप आप सबको पता ही है। सो आप में से कोई बताएगा इसका आंसर? मनस्वी सूद एक बार फिर से फॉर्म में है आज, एंड भूमि गुप्ता ने भी आंसर दिया है, करेक्ट है। सो वेल, मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर है आप लोगों का। क्षितिज का आंसर, तनिषा चोपड़ा ने भी आंसर दिया, 21 जून को सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आ जाता है, वेरी गुड। क्या डेट है जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर आ जाता है? व्हाट इज द डेट व्हेन सन केम ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? और ऑस्ट्रेलिया में तब गर्मी का सीजन आ जाता है, वो डेट जब कैप्रिकॉर्न पे सन आ जाता है, यानी इस लोकेशन पे, ये जो कैप्रिकॉर्न आप देख रहे हो, इस लोकेशन पे सन, यानी सन के सामने ये वाली लाइन जो है, ये इमेजिनरी लाइन सामने आ जाती है सन के। वेरी गुड, 21 22 दिसंबर अराउंड। तो दिसंबर में इस सेक्शन में, सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन, यानी ये जो हमारा 25 दिसंबर जिसे हम बोलते हैं क्रिसमस डे, तो ऑस्ट्रेलिया रीजन में सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का सीजन, समर सीजन है। और वो कौन सी डेट है जब 12 आवर्स डे 12 आवर्स नाइट बराबर हो जाती है, यानी सन इक्वेटर पे 2 बार किस मंथ में आता है, दैट वी डिस्कस इन लास्ट क्लास। सो प्लीज बी फास्ट एंड गिव मी द आंसर। सुरभि, तनिषा, तनु, क्षितिज, सन की लोकेशन ऑन इक्वेटर, वेरी गुड। मनस्वी, करेक्ट है, बिल्कुल आप बिल्कुल करेक्ट हो, एब्सोल्युटली करेक्ट। मार्च एंड सितंबर में सन इक्वेटर पर आ जाता है, करेक्ट है, वेरी गुड। उसके बाद मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को कट करती है, कितने स्टेट्स को इंडिया से ये क्रॉस करती हुई जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? एनी आइडिया हाउ मेनी स्टेट्स वी डिस्कस? यस परिधि, परिधि अगर क्लास में है तो प्लीज गिव द आंसर। आयुष गुप्ता अगर आंसर देना चाहें इसका। वेरी गुड, करेक्ट है, वेरी गुड मनस्वी, वेरी गुड तनु, वेरी गुड क्षितिज। द राइट आंसर इज करेक्ट। इसका राइट आंसर है 8 स्टेट्स को कट करती है, करेक्ट, हमने वो मैप में देखा था। चलो अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, नए टॉपिक पर आते हैं जल्दी से। तो देखो अभी तक हमें क्या क्लियर हुआ, अभी तक हमें ये समझ में आ गया कि अगर हम ग्लोब की बात करें तो वेल, पहले अच्छा आप लोगों से पूछ लेते हैं कि यहां तक क्लियर है, अब हम आगे चले, डिस्कस करें आगे अपने टॉपिक को। तो सुरभि, तनिषा, तनु, विदिता, बजाज, मनस्वी, क्षितिज, ईशु, हर्षिडेक, भूमि गुप्ता, आयुष गुप्ता, शुड वी स्टार्ट आर क्लास? ओके, थैंक यू सुरभि, थैंक यू भूमि, थैंक यू, थैंक यू तनिषा। ठीक है, जब चलो स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, अभी हमें ये बात समझ में आ गई कि ये है इक्वेटर जोन्स होते हैं, ये इक्वेटर, बहुत गर्मी, उसके बाद थोड़ी कम गर्मी, ये ट्रॉपिकल जोन्स कहलाते हैं, जैसे कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न का जो एरिया हो गया। फिर उसके बाद ये टेम्परेट जोन है जहां पे यूरोप आ जाता है, ये यूरोपियन कंट्रीज का एरिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कूल टेम्परेचर, ये सब लोग क्या कहलाते हैं, मिस्टर कूल। और फिर उसके बाद ये पोलर जोन है, ये तो बस फिर आप समझ लो ये सब इग्लू हैं, ये बर्फ के घरों में ही रहते हैं, इनका टेम्परेचर -40। तो मेरे ख्याल से भी ग्लोब में आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा, इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, हॉट क्लाइमेट, फिर ट्रॉपिक्स क्लाइमेट है, थोड़ी कम क्लाइमेट कंपेयर अगर करें इक्वेटर से, और फिर टेम्परेट में कूल क्लाइमेट, और पोलर में फिर वेरी वेरी कूल क्लाइमेट, राइट। तो ये तो ग्लोब के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको डिस्कस किया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट पर आते हैं। सो वेल, अभी यहाँ पर ये मैप हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था, जब हम लॉन्गेस्ट डे की बात करते हैं 21 जून, इसको समर सोल्स्टिस बोलते हैं हम लोग। और जब दिसंबर में 22 दिसंबर में सन आता है तो उसको विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं। और जब ये मार्च में आ जाता है और सितंबर में इक्वेटर पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स। तो ये टर्म्स हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, हो सकता है एग्जामिनर आपसे ऐसे पूछे कि इक्विनॉक्स कब होता है, तो तब आप आंसर दोगे मार्च और सितंबर में, करेक्ट। तो ये टर्म आपको याद रखनी है। चलो ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। तो ये पॉइंट्स हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब हम इंडिया के क्लाइमेट रीजन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले माउंटेन रेंजेस देख लेते हैं जल्दी से। अब माउंटेन रेंजेस के लिए मैं आपके साथ पहले क्लाइमेट आपके साथ डिस्कस कर लूं। देखो इंडिया की अगर बात करें ना, तो हिंदुस्तान की एक खास बात तो है
इंडिया में हर तरह की क्लाइमेट है। जैसे अगर हम अफ्रीका टाइप की क्लाइमेट की बात करें तो ये हमारे वो कंट्रीज हैं सेंट्रल वाले, जहां पे इक्वेटर क्रॉस करती है, हमें वो पूरा अफ्रीका वाला फील आता है, यानी बड़ी हॉट क्लाइमेट है। क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है तो सन जब जून में आता है तो हमें वो प्रॉपर अफ्रीका वाली क्लाइमेट फील हो जाती है, राइट। तो ये तो रही हमारी सेंट्रल टाइप की क्लाइमेट, राइट, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और एक हमारी हो गई ये हिमालयन टाइप की क्लाइमेट, जिसे हम लोग पोलर टाइप की क्लाइमेट से के साथ कंपेयर कर सकते हैं, या टेम्परेट। तो अगर आप देखोगे ना तो हिमालय का लोअर पार्ट, वैसे मैं आपको पहले ये समझा दूं, हिमालय की 3 रेंजेस हैं, 1, 2 एंड 3। आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? सबसे अपर रेंज को हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय, इसको हम लोग बोलते हैं मिड मिड हिमालय, और इस वाली जो थर्ड रेंज है इसको बोलते हैं शिवालिक। आपको पता है शिवालिक में कौन से हिल स्टेशन आते हैं? ये जितने हमारे हिल स्टेशन है ना, नैनीताल, मसूरी एंड आपका शिमला, डलहौजी, दार्जिलिंग, ये सब हमारे शिमला, ये सब कुल्लू मनाली, ये सब हमारे शिवालिक बेल्ट में है। तो हम यहाँ पे जा सकते हैं, हम जाते हैं गर्मी की छुट्टियों में, एंजॉय करते हैं, एक दूसरे को बर्फ बर्फ फेंकी, वापस आ गए, फेसबुक पे फोटो डाली, दूसरों को थोड़ा सा इरिटेट कर दिया फोटो में दिखाकर। तो कुल मिला के यहाँ पे हम लोग जा सकते हैं, तो इसको बोलते हैं टेम्परेट टाइप की क्लाइमेट। और ये जो ट्रांस हिमालय है, यहाँ पर है फिर वो पूरी अच्छी वाली क्लाइमेट, वो पोलर टाइप की क्लाइमेट, जहां पे -10 -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाता है। तो अगर आप देखो तो हिंदुस्तान में सारी वैरायटी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, सारी टाइप की क्लाइमेट है। पर उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, और ये क्वेश्चन अगर मैं पूछूं तो सुरभि या तनिषा या तनु से पूछ लेते हैं। सुरभि, तनिषा, तनु, आप मेरे को ये बताओगे कि हमारे यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया हम लोग किसको बोलेंगे? हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। ओके, सो तनिषा ने आंसर दिया है कंचनजंगा, तनु ने आंसर दिया है केटू, एंड सुरभि ने आंसर दिया है केटू, एंड भूमि गुप्ता ने भी बोला है केटू। ठीक है, तो अब एक कंफ्यूजन है, क्योंकि भूमि गुप्ता बोल रही है कंचनजंगा और सुरभि और बाकी स्टूडेंट बोल रहे हैं केटू। तो मैं अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी दे दूं। देखो एक चीज ये ध्यान रखना कि ये जो केटू है ना, अगर मैंने आपसे पूछा हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ध्यान से सुनना, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर होता है, इस क्वेश्चन का आंसर होता है केटू, यानी भारत की। लेकिन अभी भारत में नहीं है, क्योंकि इसको कब्जा किया हुआ है, कैप्चर है पीओके में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये पड़ती है। तो भारत की हाईएस्ट पीक है, बट इट इज नॉट राइट नाउ इन इंडिया। लेकिन अगर अभी मैं आपसे ये पूछता कि हाईएस्ट पीक इन इंडिया, तो आपका आंसर होगा कंचनजंगा, यानी जो अभी फिलहाल हिंदुस्तान में है। तो अब आप समझ गए, क्योंकि ये कहां पड़ती है, सिक्किम में है ये। तो इसका मतलब मेरे ख्याल से अब आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। अगर एग्जामिनर पूछता है हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, भारत की, है ना, तो आप बोलोगे केटू। लेकिन अगर वो पूछा प्रेजेंटली इन इंडिया, यानी अभी भारत में हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो कंचनजंगा। बिकॉज केटू अभी पीओके के कैप्चर में है, तो हम इंडिया में उसे काउंट नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, एक दिन पीओके को जब छीन लेंगे तो केटू हमारी हो जाएगी। तो ऑफ का आंसर होता है केटू और इन का आंसर होता है कंचनजंगा। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप इस जितने भी ये माउंटेन रेंजेस हैं, आप एक बार इसको ध्यान से एक बार देख लो, क्योंकि इसके ऊपर मैं एमसीक्यू में शायद कोई क्वेश्चन पूछूं तो आपको एक आइडिया हो। अब कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले क्लाइमेट पे बात कर लेते हैं। तो ये हिमालयन टाइप की क्लाइमेट नंबर 1, ये एक सेंट्रल टाइप की क्लाइमेट है, क्लाइमेट नंबर 2, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर एक हमारी क्लाइमेट होती है डेक्कन, ये प्लेट्यू प्लेट्यू टाइप की क्लाइमेट। तो आप में से कोई स्टूडेंट मेरे को बताएगा कि प्लेट्यू टाइप की जो प्लेट्यूज होते हैं उनकी क्लाइमेट किस तरह की क्लाइमेट होती है, वेरी हॉट या वेरी कोल्ड क्लाइमेट? सो ये क्वेश्चन मेरा है, एंड ये क्वेश्चन मैं अगर पूछूं तो किससे पूछूं? ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन सुरभि से। वैसे तनु ने आंसर दिया कि सर वेरी हॉट, सुरभि ने बोला वेरी हॉट, तनिषा ने बोला वेरी हॉट। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये आंसर गलत है, क्योंकि जितने भी प्लेट्यूज हैं उनकी क्लाइमेट की एक स्पेशलिटी है, एक स्पेशल फीचर है, नॉट वेरी हॉट, नॉट वेरी कोल्ड। यहाँ पे 12 मंथ्स सीजन एक जैसा रहता है। आपने देखा होगा बैंगलोर, अगर आप में से कोई आपके रिलेटिव रहते हो बैंगलोर में, जैसे मेरे रिलेटिव हैं बैंगलोर में, रांची एक जगह पड़ती है, झारखंड की कैपिटल है, वो भी छोटा नागपुर प्लेट्यू पे है सिचुएटेड।
तो वहां पे क्या होता है, 2 दिन गर्मी, अचानक बारिश होगी, फिर से मौसम कूल। और इन दिनों वहां पे 1 या 2 नंबर पे फैन चलते हैं, वहां एसी नहीं है लोगों के घरों में, बहुत कम लोगों के घर एसी है भी तो थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से थोड़ा क्लाइमेट हॉट हो गई। अदरवाइज प्लेट्यू नॉट वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड। तो इसीलिए तभी तो अगर हम वेरी हॉट लेते तो वो हमारी सेंट्रल इंडिया की क्लाइमेट में आ जाता, वेरी कोल्ड लेते तो वो हिमालयन में आ जाता। लेकिन ये थर्ड क्लाइमेट है, नॉट वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड, तो थर्ड टाइप की क्लाइमेट क्या है, प्लेट्यू। उसके बाद हमारी फोर्थ क्लाइमेट इंडिया की कैसी है, अगर आप देखोगे तो वो फोर्थ क्लाइमेट है हमारी ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, ये कोस्टल, इसको बोलते हैं कोस्टल टाइप की क्लाइमेट, ये क्लाइमेट नंबर 4 है। और इस क्लाइमेट की क्या खास बात है, अगर आप कभी कोस्टल रीजन में गए हो तो आप में से कोई बताएगा कि कोस्टल टाइप की जो क्लाइमेट है वो कैसी क्लाइमेट होती है, क्या उसमें ह्यूमिडिटी हाई होती है या नहीं। विदिता बजाज एंड तनु एंड तनीषा से मेरा क्वेश्चन है, क्या कोस्टल वाली क्लाइमेट में कभी आप गए हो, केरल में, गोवा में, इस समय आप अगर जाओ तो मेरे ख्याल से वो होता है ना चिपचिपाहट सी, है ना, ह्यूमिडिटी, क्योंकि जो हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, एयर में वाटर कंटेन करने की कैपेसिटी काफी बढ़ जाती है, वो सी सी आती है ना, सी वेव्स, उस सी वेव से वो पानी जो है भर जाता है एयर में। तो वेरी हाई ह्यूमिडिटी। वेरी गुड रेडमी, वेरी गुड क्षितिज, वेरी गुड विदिता, वेरी गुड तनिषा, करेक्ट आयुष, राइट। तो हाई ह्यूमिडिटी, तो ये होगी कोस्टल टाइप की क्लाइमेट, क्लाइमेट नंबर 4। और फिर उसके बाद एक फिफ्थ क्लाइमेट है, बिल्कुल डेजर्ट, जो हमारे यहाँ पर राजस्थान में है, यानी वो कैक्टस, और वो आप देखते हो यहाँ पे बिल्कुल नील बटा सन्नाटा, कोई वेजिटेशन नहीं है यहाँ पर, रेगिस्तान ही रेगिस्तान। तो अब आपको समझ में आया क्वेश्चन क्या है एग्जाम का ज्योग्राफी का। क्वेश्चन ये आ सकता है, सुरभि, तनिषा, तनु, विदिता, मनस्वी, हाउ मैनी टाइप ऑफ क्लाइमेट्स इंडिया हैज। तो आपका आंसर क्या होगा, इंडिया में कितने टाइप की क्लाइमेट है। सो व्हाट इज योर आंसर नाउ। यस रेडमी, तनु, वेरी गुड, करेक्ट, 5 है ना। तो मेरे ख्याल से क्लियर है इसका आंसर, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप बता पाओगे। हिमालयन टाइप की क्लाइमेट, सेंट्रल टाइप की क्लाइमेट यानी नॉर्दर्न और सेंट्रल ऑलमोस्ट सेम। उसके बाद हमारी थर्ड है प्लेट्यू, फोर्थ है कोस्टल, और फिफ्थ है डेजर्ट टाइप की क्लाइमेट। तो ये एक हमने चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया, और इसके साथ साथ हमने हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पीक इन इंडिया भी समझ लिया। तो पहले ये बताओ मेरे को, यहां तक क्लियर है, मनस्वी, सुरभि, तनिषा, तनु को क्लियर आया हुआ यहां तक जो हमने डिस्कस किया, क्षितिज, ओके, थैंक यू सुरभि, थैंक यू तनु, करेक्ट है, थैंक यू तनिषा। चलो, अब हम इस मैप पर आते हैं, थैंक यू क्षितिज। अब इस मैप पर आते हैं और इस मैप पे जरा देखते हैं कि कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस है। देखो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, ये सब 10 ईयर्स के क्वेश्चन थे जो मैंने उस दिन आपसे क्लास में पूछे थे। तो देखो अरावली हम सबको पता है राजस्थान में है, राइट। विंध्याचल आपको दिखाई दे रही है, विंध्याचल मध्य प्रदेश, राइट। सतपुड़ा, आप देखो ये सतपुड़ा जस्ट विंध्याचल के नीचे है। तो ये तीन, मैं बस इस मैप में आपको 3 माउंटेन रेंजेस के दर्शन करवा रहा हूं। अरावली, विंध्याचल मध्य प्रदेश में है, एंड सतपुड़ा भी मध्य प्रदेश में है, विंध्याचल के साउथ में। तो अभी पहले ये बताओ कि आपको ये तीनों की तीनों माउंटेन रेंजेस क्लियर हो गई इस मैप में। फिर मैं आपको दूसरा मैप दिखाता हूं, आई विल शो यू, आई विल शेयर नेक्स्ट मैप, उसमें हम और कुछ माउंटेन रेंजेस डिस्कस करते हैं इंडिया की। तो इसमें अरावली क्लियर है, विंध्याचल एंड सतपुड़ा, मुझे 3 माउंटेन रेंजेस क्लियर हो गई, ठीक है, करेक्ट है। अब आगे आते हैं। अब पहले मैं आपको साउथ, ठीक है, इन तीनों की लोकेशन में आपको फिर से बता देता हूँ रेडमी। अरावली जो है हिंदुस्तान की सबसे ओल्डेस्ट, नॉट इंडिया, वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज अरावली को बोला जाता है। और अरावली कहां पर है, राजस्थान में, राइट। विंध्याचल आपकी है मध्य प्रदेश, एंड सतपुड़ा भी मध्य प्रदेश। तो ये इन तीनों की स्टेट वाइज लोकेशन है, राइट रेडमी, क्लियर है। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। अब आगे और मैप देखते हैं, और 7 सिस्टर्स की कुछ माउंटेन रेंजेस वो मैं आपसे पूछूंगा मैप को देखा कर। अब आप जल्दी से मुझे पहले ये बताओ, ये डाफला और मिश्मी, ये 2 माउंटेन रेंजेस आपको कौन सा स्टेट में नजर आ रही हैं। सुरभि से और विदिता बजाज से मेरा क्वेश्चन है। ओके,
करेक्ट विदिता, राइट भूमि, अरुणाचल प्रदेश, राइट। तो अभी मुझे 2 माउंटेन रेंजेस क्लियर होगी, डाफला और मिश्मी अरुणाचल प्रदेश में, वेरी गुड, करेक्ट है। अब आप मेरे को ये बताओ, गारो खासी जयंतिया, भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैंने एचएम में, क्लैट में, एनएलयू में, बीजीएमसी में, बीएलएड के एंट्रेंस में, सिम्बोयसिस के एंट्रेंस में, डीयूएलएलबी, बीएचयू के एंट्रेंस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई सारे एंट्रेंस में मैंने इस क्वेश्चन को देखा। गारो खासी जयंतिया, ये तीनों के तीनों माउंटेन रेंजेस। आप मुझे सिर्फ जयंतिया बताओ ध्यान से देखकर कि ये जयंतिया कौन से स्टेट में आ रही है। मैंने इसलिए जानबूझ के यहाँ पर थोड़ा स्टेट वाइज भी मैप रखा हुआ है ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए देखकर। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछते हैं, किससे पूछे, ईशू से पूछ लेते हैं, ईशान राणा से पूछ लेते हैं, ईशान और ईशू से पूछते हैं। अच्छा, तो आयुष ओनली असम, तनु ओनली असम, या 2 स्टेट्स को शेयर कर रही है ये? वेरी गुड तनु, तनु के लिए क्लैपिंग कर देते हैं क्योंकि तनु ने सबसे पहले आंसर दिया, आसाम और मेघालय। वेरी गुड तनिषा, करेक्ट है आपका आंसर। तो अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये मैंने इसीलिए ना यहाँ पे मैप लगाया हुआ है, ये क्रॉस कर रही है जयंतिया, मेघालय को क्रॉस करती हुई जा रही है आसाम में। वेरी गुड, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से आप मेरे को बताओ, ये मिकिर हिल्स, ये मिकिर हिल्स आप लोग को कहां दिखाई दे रही है? यस आयुष, मिकिर हिल्स, वेयर इट इज? तनिषा, तनु, ईशू, ईशान, एनी आइडिया? मिकिर हिल्स आप अगर इस मैप में देखोगे तो कुछ आइडिया है कहां दिख रही है? तो तनिषा, आयुष और रेडमी ने आंसर दिया है कि सर मिकिर हिल्स तो आसाम में है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल करेक्ट है, मैंने साथ साथ इसलिए मैप शो करा हुआ है। वेरी गुड, इसका राइट आंसर है आसाम, बहुत बढ़िया, करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद आप मेरे को एक माउंटेन रेंज और बता दो, उसके दर्शन कर लेते हैं। आप मेरे को ये बताओगे, ये पटकाई बूम कौन से 2 स्टेट्स को शेयर कर रही है? विच 2 states having Patkai boom? Okay, so well. Nagaland and Manipur. अच्छा, Nagaland and Manipur. Okay. हाँ। आयुष ने बोला है सर अरुणाचल और नागालैंड दिख रहा है, और तनिषा ने भी बोला है कि सर अरुणाचल और नागालैंड। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल इसका राइट आंसर है ये अरुणाचल प्रदेश। ये जो बूम देख रहे हो ना, ये अरुणाचल, और ये पटकाई कहाँ पे एंट्री कर गई? नागालैंड में। तो विदिता बजाज, मनस्वी, तनिषा और आयुष का आंसर मेरे ख्याल से सही है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, करेक्ट है। अब आप जल्दी से मेरे को एक लास्ट ये बताओ, बरेल रेंज, ये ना 3 स्टेट्स को कट कर रही है, 3 स्टेट्स में बरेल रेंज है। तो थोड़ा आइडिया लोगे कि कौन कौन से स्टेट में बरेल रेंज आ रही है? साथ वाले मैप को थोड़ा कंपेयर करते हुए देखो तो शायद आपको कुछ आइडिया लग पाए। वैसे मेरा एक क्वेश्चन आयुष गुप्ता से है और भूमि गुप्ता से, बरेल रेंज। ओके, सो तनिषा ने आंसर दिया सर मणिपुर, आसाम एंड नागालैंड। ओके, मणिपुर, आसाम एंड नागालैंड, तो मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर है। एंड तनिषा के लिए विदिता बजाज, रेडमी, आयुष गुप्ता एंड भूमि गुप्ता, करेक्ट है। नहीं भूमि, मणिपुर, मिजोरम नहीं, ये आंसर है आपका। अगर आप देखोगे तो ये पड़ रहा है आपका नागालैंड को टच कर रही है, ये इस तरह से आ रही है। ये ऐसे 3 स्टेट में है बरेल रेंज, करेक्ट। ये जैसे मैंने रेड कलर का मार्क लगाया है, तो असम, नागालैंड, मणिपुर। तो ये कुछ माउंटेन रेंजेस हैं जो एग्जाम में बड़ा हिट है और एग्जामिनर इनको पूछता है, इसलिए मैंने स्पेशली इन रेंजेस के को आपके साथ डिस्कस किया। तो आप प्लीज एक बार, मैं नोट शेयर करूंगा, आप एक बार इनको गो थ्रू कर लेना, क्या क्या कौन कौन सी रेंजेस है। डाफला, मिश्मी, राइट, गारो खासी जयंतिया काफी फेमस है मेघालय और आसाम में, पटकाई बूम और बरेल, ये 7 सिस्टर की बड़ी फेमस माउंटेन रेंजेस है। उसके बाद बस यहाँ पर मुझे एक आपको रेंज और बतानी है, और ये आगे चल रहे हैं मैप में, विंध्याचल और सतपुड़ा हमने अभी डिस्कस की। एक बड़ी फेमस रेंज है, अगर आपको दिख रही हो, कैमूर हिल्स। ये कैमूर हिल्स भी मध्य प्रदेश में है, और ये जस्ट विंध्याचल के जस्ट एक्सटेंशन है। विंध्याचल रेंज जहां पे खत्म होती है वहीं पे कैमूर हिल्स आगे स्टार्ट होती है। तो ये है आपकी मध्य प्रदेश, एमपी में। तो इसको कहीं नोटबुक पे नोट कर लो, कैमूर हिल्स इज इन मध्य प्रदेश, एमपी। ये सब अभी मैं एमसीक्यू में पूछूंगा आपसे, तो अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो आप बता पाओगे। और जस्ट उसके नीचे देखो, महादेव हिल्स आपको दिखाई दे रही होगी, विंध्याचल
सतपुड़ा और उसके नीचे अजंता और महादेव हिल्स। तो ये कुछ रेंजेस बड़ी इंपॉर्टेंट है सेंट्रल इंडिया में, विंध्याचल, सतपुड़ा, अजंता। अजंता एलोरा केव्स तो खैर हमको पता ही है, तो अजंता रेंज खैर उतनी एग्जाम में आती ही नहीं है, लेकिन कैमूर रेंज एग्जाम में आई हुई है, मध्य प्रदेश विंध्याचल का एक्सटेंशन है ये। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं साउथ की कुछ रेंज मैं आपको दिखाना चाह रहा था, वो हम लोग अभी बाद में देख लेंगे आगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो ये हमने कुछ रेंजेस डिस्कस करी अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। और इसमें मैं एक दो रेंज आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। महादेव हिल्स जो है वो आप पड़ेगी आपकी महाराष्ट्र एंड एमपी में, राइट, महाराष्ट्र एंड एमपी में, करेक्ट। अच्छा, उसके बाद एक मैं आपको बस यहाँ पे एक रेंजेस साउथ इंडिया की मैं आपको जरा दिखाना चाह रहा हूँ। ये नीलगिरी हिल्स तो मैंने अभी आपसे एमसीक्यू में पूछा था कि जहां पे वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट और ये वेस्टर्न घाट जहां पे कट करते हैं, वहां पे कौन सी हिल आप दिखाई देंगी? माउंटेन रेंज नीलगिरी, ब्लू माउंटेन्स इनको बोलते हैं। उसके बाद एक अन्नामलाई, अन्नामलाई हिल्स, ये बड़ी फेमस है। और अगर आप देखो तो ये कौन से कोस्ट पर है, इस मैप को देख के आप मेरे को सिर्फ इतना बता दो, मनस्वी, ईशु भारद्वाज और ईशान राणा से, ये कौन सा कोस्ट है जहां पे अन्नामलाई हिल्स आपको दिखाई दे रही है? ये मालाबार साइड है या कोरोमंडल? ओके, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड भूमि, बिल्कुल भूमि का राइट आंसर है, ये मालाबार कोस्ट की तरफ है अन्नामलाई। अच्छा, उसके बाद कार्डेमन हिल्स आपको दिखाई दे रही है, इलायची की पहाड़ियां बोलते हैं इसे हिंदी में, ये कौन से कोस्ट पर है, मालाबार या कोरोमंडल? यस, आयुष, आयुष गुप्ता से पूछ लेते हैं क्वेश्चन। एंड मनस्वी, नहीं नहीं, अगर आप मैप देखोगे तो देखो, उसने ना क्या करा, उसने लिख के इस तरफ दिया तो शायद आप कंफ्यूज हो गए कोरोमंडल, लेकिन अगर आप देखोगे तो उसका एरो लग रहा है उसी तरफ जहां पे अन्नामलाई है, वो एरो उसका उसी साइड है। वो आपको देख के कंफ्यूजन हो गई कि वो लिखा उस तरफ है, लेकिन वो है, वो भी मालाबार में। तो आप समझ रहे हो, इसको भी हम लोग मालाबार कोस्ट ही बोलेंगे, कार्डेमन हिल्स को भी, करेक्ट। तो मेरे ख्याल से क्लियर है भूमि। अन्नामलाई, कार्डेमन एंड नीलगिरी, ये तीनों हिल्स बहुत फेमस हिल्स हैं। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में कि जब मैं नॉर्थ से साउथ की तरफ चलूं, यानी अगर मैं नीचे आऊं, तो सबसे पहले जरा मुझे बताओगे क्या मैं इनकी सीरीज लगाऊं? अगर मैं इसको 2 दे दूं, इसको मैं 1 दे दूं, इसको मैं 3 दे दूं, तो नॉर्थ से साउथ अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं, तो मैं कौन सी हिल्स को पहले, उसके बाद और उसके बाद इसको अरेंज करूंगा? यस, एनी आइडिया? परिधि, परिधि ने अगर ज्वाइन किया हुआ है क्लास तो, एंड आयुष, तनिषा, सुरभि। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर बिल्कुल जो आप लोग दे रहे हो 213 इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड भूमि, वेरी गुड तनिषा, क्लैपिंग, गुड वन, गुड वन, करेक्ट। तो ये हमारा माउंटेन रेंजेस का चैप्टर फिनिश। हमने बड़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस, वेरी गुड क्षितिज, वेरी गुड तनु, वेरी गुड रेडमी। नीलगिरी कोस्ट का कोई नाम नहीं है, ये बिल्कुल मिड ऑफ दी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट पे पड़ती है, करेक्ट रेडमी। अच्छा, तो अभी हमने माउंटेन रेंजेस का चैप्टर फिनिश कर लिया। सर नीलगिरी वेस्टर्न घाट्स में कहेंगे या वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट का इंटरसेक्शन? वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट का इंटरसेक्शन है भूमि, यही इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी है, इसीलिए क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। देखो फिर से बता रहा हूं, ये है ईस्टर्न कोस्ट, ये है वेस्टर्न कोस्ट, लेकिन अब मैं ये जो 2 लाइनें ड्रॉ कर, ये है वेस्टर्न घाट, ये है ईस्टर्न घाट, जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे आपको दिखाई देगी नीलगिरी हिल्स, करेक्ट भूमि। चलो ठीक है, डन। तो हमारा ये हुआ चैप्टर फिनिश। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्मॉल चैप्टर पे मूव करते हैं। तो देखते हैं अब हमारा अगला चैप्टर क्या है। अब हमारा अगला चैप्टर जो है वो है, हमने माउंटेन रेंजेस डिस्कस कर ली हैं, अब हम आते हैं इंडिया के बारे में थोड़ी सी नॉलेज गेन कर लेते हैं। तो मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ, अब पहले ये सारे क्वेश्चन आपसे ही पूछूंगा। तो मैं क्वेश्चन पूछूं, किससे पूछूं? सुरभि से पूछते हैं एंड रेडमी और विदिता बजाज से। हिंदुस्तान एरिया वाइज कौन से नंबर पर आता है, और पूरे वर्ल्ड में कौन सा कंट्री है जिसका लार्जेस्ट एरिया, मैं बोलूं अगर कि भाई ये कंट्री सबसे लार्जेस्ट है? ओके, सो विदिता बजाज ने आंसर दिया है सर 7, सुरभि ने आंसर दिया है 7, ओके, तनु ने बोला है 7, और विदिता बजाज ने बोला है कि सर ब्राजील, बट तनु बिल्कुल एग्री नहीं है विदिता से। लार्जेस्ट एरिया रशिया, विदिता बजाज ने बोला रशिया। चलो ठीक है,
अभी अभी चेक करते हैं कि आप सही हो या गलत। अब आप मेरे को एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, इंडिया का जो एरिया है, जितना भी एरिया है, तो पहले चलो पॉपुलेशन पूछता हूं, इंडिया की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट है? मैं ऑप्शंस दे रहा हूं आपको, 10%, 16%, 20% और 24%। इंडिया की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितना परसेंट है? दैट इज माय क्वेश्चन फ्रॉम सुरभि। बट ऑलरेडी सुरभि ने आंसर दे दिया और तनु ने बोला 24, बट बाकी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि 16%। ओके, सो पॉपुलेशन आप लोगों ने 16 बताई है, लार्जेस्ट एरिया आपने जो भी बताया अभी चेक करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एरिया वाइज पूरे वर्ल्ड का इंडिया के पास कितना एरिया है? दैट इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट क्षितिज? तो आपने 20% बोला, ओके क्षितिज, अभी चेक करते हैं। अब मेरा थर्ड क्वेश्चन है ज्योग्राफी पे, इंडिया का एरिया पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहा, 1.2, 2.4, 3.5 और 4.5। इंडिया का एरिया पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट एरिया हम लेके बैठे हुए पूरे वर्ल्ड का? यस, एनी आइडिया? सो भूमि गुप्ता से वैसे मेरा क्वेश्चन था, बट ऑलरेडी भूमि गेव आंसर। सो क्षितिज ने बोला है 3.5, रेडमी ने बोला है 2 एंड भूमि ने बोला है 2.5। चलो जी ठीक है, अब इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको देते हैं और देखते हैं कि आप लोगों ने क्या धूम मचाई इन तीनों में। तो आप खुद अपना इंट्रोस्पेक्शन करना कि आउट ऑफ दीज 3 किसके 3 आउट ऑफ 3 करेक्ट थे, और मेरे को इस चैट सेक्शन पे आप लिख के बताना। तो जी आते हैं, तो ये बात तो अभी हमें पिछली क्लास में क्लियर है कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो आप देख लो, 7th लार्जेस्ट इंडिया वर्ल्ड में है। आप में से जिसने भी दिया हो वो अपने लिए क्लैपिंग कर ले। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या था? देखो, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 था, और आप देख लो इसका आंसर है रशिया। और जिसने ब्राजील दिया था वो आप देख लो, ब्राजील है 1 2 3 4, 5th नंबर पे ब्राजील आता है। तो ब्राजील जिसने दिया वो रॉन्ग था। और 2.5% इंडिया का एरिया है पूरे ज्योग्राफिकल वर्ल्ड के एरिया का। तो कौन स्टूडेंट है जिसके 3 आउट ऑफ 3 तीनों के तीनों ठीक थे? कोई है ऐसा ब्रिलियंट स्टूडेंट जिसने तीनों आंसर करेक्ट दी हो? ओके, सो रेडमी ने बोला है कि सर मेरे तो 2 क्वेश्चन ठीक थे। गुड रेडमी, तो आपके लिए भी क्लैपिंग है, आपने दोनों क्वेश्चंस के आंसर राइट दिए, 2 क्वेश्चंस के करेक्ट है। चलो ठीक है, डन है। तनु के भी 2 ठीक है, ओके, गुड 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 गुड। चलो ठीक है, करेक्ट, आगे चलते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट अभी हमें क्लियर हो गए, ये छोटे छोटे पॉइंट्स, ये इंडिया के बारे में हमें। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर 7th लार्जेस्ट, इंडिया का टोटल एरिया 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, राइट क्षितिज? एंड रशिया सबसे मैक्सिमम एरिया, 2.5% इंडिया का टोटल एरिया। चलो जी, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब हिंदुस्तान के बारे में बात करते हैं। मैं आपको पहले ये यहां पे मैं ही समझा देता हूं, देखो ध्यान से सुनना। इंडिया की लैंड बाउंड्री है 15,000 किलोमीटर, अप्रॉक्स याद कर लो, ज्यादा डिजिट्स में नहीं जाते। लैंड बाउंड्री क्या है अब आप समझे? ये ऊपर 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 जो इंडिया नेबरिंग कंट्रीज को टच कर रहा है, ये ऊपर ऊपर लैंड एरिया, करेक्ट? अच्छा, उसके बाद इंडिया का कोस्टल कोस्टल अंडमान निकोबार को भी अगर मैं काउंट कर लूं, कोस्टल लाइन, तो वो है 7500 किलोमीटर अराउंड। ये अंडमान निकोबार के बिना है और ये इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार है। तो इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं कि इंडिया की टोटल लाइन, बाउंड्री लाइन कितने किलोमीटर की है, लैंड और कोस्टल एरिया मिलाकर, तो कुछ आइडिया बता सकता है मिस्टर आयुष, सुरभि, तनिषा? आप मेरा क्वेश्चन समझ गए मैं क्या पूछ रहा हूं? इंडिया की टोटल बाउंड्री बाउंड्री कितने किलोमीटर की है, इंक्लूडिंग लैंड बाउंड्री, इंक्लूडिंग कोस्टल एरिया? यस आयुष, सुरभि? ओके, तो अभी किसी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया, तो फिर ठीक है मैं बता देता हूँ। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड भूमि, करेक्ट है आंसर, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। भाई आप देखो ना, इसको मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं 1500 को जोड़ रहा हूँ, ये 1500 लैंड और ये मेरा कोस्टल, इन दोनों को आप ऐड कर दो तो लमसम 22,000 किलोमीटर की मेरी ये पूरा एरिया आ जाएगा इंडिया का, राइट? 22,716, राइट तनिषा? तो ठीक है, हमें ज्यादा फैक्ट्स में नहीं जाना, एक हमने मोटा मोटा आइडिया, लमसम आइडिया ले लिया। 1500 लैंड और कोस्टल 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 हमारी है इंडिया का कोस्टल एरिया। चलो जी, वेरी गुड, करेक्ट है।
अच्छा चलो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंडिया को अगर नॉर्थ से साउथ आपको जाना है तो इंडिया की टोटल लेंथ है 3214 किलोमीटर। अगर आपको याद हो तो मैंने डिस्कस किया था वो क्वाड्रिलेटरल नेशनल हाईवेज, तो हमारा 44 नेशनल हाईवे है ना, हमारा हाईएस्ट लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा था? 44। सर ओनली कोस्टल, कोस्टल में 75 लेंगे, अगर हम अंडमान निकोबार, भूमि गुप्ता और लक्षद्वीप को काउंट कर रहे हैं तो 75, लेकिन अगर हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को इंक्लूड नहीं कर रहे तो 6100 है। आप समझ गए? फिर से देख लो, यानी अगर मैं सिर्फ ये ले रहा हूं तो 61 है, राइट। और अगर अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये और ये वाली और ये वाली, ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों को काउंट कर रहा हूं अगर, तो फिर मेरी हो जाएगी 7500 अप्रॉक्स। डन है, राइट भूमि? अच्छा, अब बात करें 44, तो नेशनल हाईवे 44 वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, तो इंडिया की टोटल डिस्टेंस है ऐसे नॉर्थ टू साउथ, यानी ऐसे नॉर्थ टू साउथ इंडिया 3214। और अगर मैं ऐसे चला जाऊं अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, तो फिर मेरा ये डिस्टेंस कितना है इंडिया का? 292933 ईस्ट टू वेस्ट। ये बताओ पहले, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए? हमें ये क्लियर है, हमें ये क्लियर है, हमें ये क्लियर है, हमें ये क्लियर है, ये क्लियर है। अब लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, फिर आप मेरे को बताना अगर कोई कंफ्यूजन हो। 20 नॉटिकल माइल्स, ये क्वेश्चन था आपके एग्जाम में। मैं आपको पहले इंडिया का मैप दिखाता हूं और यहां पे आपको समझा देता हूं इंडिया के मैप पे। देखो, ये जो इंडिया का मैप अभी हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, इसी को ले लेते हैं, चलो ठीक है, इसको ले लेते हैं। इस मैप पे आप ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं तो मैं कितना आगे तक मानूं कि हिंदुस्तान मुझे मिलेगा? ये यूनाइटेड नेशन ने क्लॉज बना रखा है कि 12 नॉटिकल माइल्स आप मछली, वेल, शार्क, ऑयल, जो मर्जी आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, यहां पे मिलने वाली शार्क आपकी, वेल आपकी, ऑयल आपका, कहां तक? 12 नॉटिकल माइल्स। और 12 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 1 पॉइंट अप्रॉक्स 8 किलोमीटर। 12 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर। तो मैं बस आपको वही बताना चाह रहा हूं कि इस तरफ भी 12 नॉटिकल माइल्स हम लोग मूव कर सकते हैं, हमारा एरिया कोई हमें मना नहीं कर सकता। हम अपना शिप ले जा सकते हैं, हम कोई मॉक ड्रिल कर सकते हैं, हम कोई मिसाइल टेस्ट कर सकते हैं। कितने किलोमीटर तक? तो 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर। और अगर मैं 12 नॉटिकल माइल्स की बात कर रहा हूं तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इसको मैं 1.8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा? वो आएगा उतना जो मैं यहाँ पे आपको स्लाइड पे दिखाने के लिए लाया हूं। तो ये आप समझ गए, यानी 12 नॉटिकल माइल्स मतलब 21.9 अप्रॉक्स, राउंड फिगर में याद करते हैं, 22 किलोमीटर तक आपका कोस्टल एरिया माना जाता है। यहाँ पे आप शिप रखें, आप कोई वॉरशिप डिप्लॉय करें, एनी मॉक ड्रिल आप कर सकते हो, दैट्स ऑल। पहले मुझे ये बताओ, ये स्लाइड क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आ गए आप लोगों को? आयुष, परिधि, सुरभि, तनु, तनिषा, मनस्वी, भूमि गुप्ता, भूमि खन्ना ने ज्वाइन नहीं करा, लव्या ने आज ज्वाइन नहीं करा, सांध्या काफी टाइम से नहीं है, अभिराज सिंह नहीं है, सिमर नहीं है। तो बट जो स्टूडेंट ज्वाइन, जिन्होंने किया हुआ है उनको क्लियर है यहाँ तक? ओके, थैंक यू विदिता, थैंक यू रेडमी, थैंक यू भूमि। करेक्ट है, मैं स्लाइड को आगे बढ़ जाऊं? ओके, थैंक यू तनिषा, करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। चलो, अभी हमें कुछ बेसिक बेसिक बातें क्लियर हो गई। नो, अच्छा रेडमी क्या समझ में नहीं आया बताओ मेरे को, मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। यस रेडमी, आई एम वेटिंग योर क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, ओके फाइन, करेक्ट करेक्ट। सो यस, मैं अभी इसको चेंज नहीं कर रहा स्लाइड को, यू कैन राइट। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। ये सब 6 क्लास की एनसीईआरटी है और ये स्टैटिक जीके के बड़े हिट क्वेश्चंस हैं सब, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। इंडिया का 7th लार्जेस्ट एरिया, सबसे बड़ा रशिया, इंडिया की कोस्टल लाइन इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार है ना 75, 12 नॉटिकल माइल्स इंडिया का कोस्टल रेंज है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। करेक्ट? क्या मनस्वी 88 आपने क्या लिखा है? 88 कुछ आप पूछना चाह रहे हो? अच्छा,
तो खैर अब हम आगे चलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हम ये बात तो ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो नो नीड टू डिस्कस। हाँ, अब हम आते हैं अपनी बड़ी धमाकेदार बात पर, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। अब हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। तो भाई देखो, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कोशिश करूंगा मैं आपको समझाने की। पहले आप मेरे को ये समझाओ, लैटिट्यूड्स पर आते हैं। पहले आप मेरे को ये बताओ कि टोटल कितने लैटिट्यूड्स हैं। अगर मैं आपको ये मैप दिखा देता हूं पहले, ये मैं जब पढ़ता था ना, तो मैंने ऐसे याद किया हुआ था, लेटे हुए 23। अच्छा, ये मतलब ये ग्लोब है, और ये लाइंस ड्रॉ करी हुई है, ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लैटिट्यूड्स होते हैं। ये लेटे हुए, मैंने तो ये पहचान रही थी, पर लेटे हुए ऐसे 1 2 3 4 5 6। तो तनु ने तो बेझिझक आंसर दे दिया 23, बिना इस डर के कि ये सही होगा या गलत, और ये इनके साहस की हम तारीफ करते हैं। पर रेडमी जो है तनु से बिल्कुल एग्री नहीं करते। रेडमी ने बोला है कि सर 180 लैटिट्यूड्स होते हैं। अच्छा ठीक है, तो अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि लैटिट्यूड्स का पर्पस क्या होता है, लैटिट्यूड्स क्यों बनाए गए, वो समझ लेते हैं। देखो, ये है आपके घर का एक एड्रेस है, आप जहां भी रहते हो आप अपने घर का एड्रेस बताते हो। कल को आप पूरे वर्ल्ड के मैप में खो जाओ, आप मर्चेंट नेवी में जॉब कर रहे हो, अचानक साइक्लोन आया, आपका शिप खो गया। अब आपके पास कंपास है, या कोई रास्ते में आपको मिला, शिप पे कोई जा रहा है, वो उसने पूछा भाई साहब कहाँ जाना है आपने, तो आप अपने इंडिया का क्या एड्रेस बताओगे। हर कंट्री का एक एड्रेस है वर्ल्ड के मैप पे, और वो एड्रेस निकलता है लैटिट्यूड से। तो पहले अब मैं आपको बताता हूं कि देखो, ज्योग्राफर्स ने कितने अच्छे से सबके घर का एड्रेस बना दिया हर कंट्री का। तो उन्होंने क्या करा, पहले एक लाइन ड्रॉ करी, 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं, इन्होंने कहा भैया ये है 0 डिग्री। तो पहले तो आप ये चेक कर लो, तनु, तनीषा, भूमि गुप्ता, आयुष, पुनीत, कि हम सब कहाँ रहते हैं, हमारा घर कहाँ पर है। तो पहला एड्रेस है भाई नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, है ना। हम सब के सब कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है जी। अब दूसरी बात आती है कि क्या आप इक्वेटर के ऊपर आपका घर है। हमने कहा नहीं सर, इक्वेटर के ऊपर हमारा घर नहीं है। हमारा घर तो भाई शुरू होता है, ये 0 लाइन, ये 1 लाइन, ये फिर दूसरी लाइन, ये फिर थर्ड लाइन। तो हमारा जो घर शुरू होगा, वो हमारा शुरू होता है घर, हमारे घर का एड्रेस आ जाता है 8th लाइन पर, 8 डिग्री पर। 8 डिग्री पर अगर आप 0 डिग्री पे खड़े हो, तो आपको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जाना है, और 8 डिग्री पर आते ही आपको हिंदुस्तान का दिख जाएगा कन्याकुमारी, केप कैमोरिन, जो 8 डिग्री पर है। यहां से हमारा घर शुरू हो जाएगा। हमारा फ्लैट 8 डिग्री पे शुरू है, और हमारा फ्लैट कहाँ पे, हमारा घर कहाँ पे खत्म हो जाता है, 37 डिग्री पर। उस 37 डिग्री लाइन पे हमारा घर खत्म। तो हमारे घर का एड्रेस क्या है, इंडिया का एड्रेस क्या है, इंडिया कहाँ है जी, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक इंडिया का एड्रेस है। पहले ये बताओ, आपको ये बात समझ में आई। तो ये टोटल कितनी लाइंस हैं, किन किन लाइंस पे किसका घर है, वो अपने हिसाब से अपने घर का एड्रेस बताता है। तो टोटल आपको पता है कितनी लाइंस हैं। यानी अगर मैं ये मानूं, तो ये तो 0 डिग्री एक मिड लाइन हो गई, 90 लाइंस है ऊपर, 90 लाइंस है नीचे। तो उसका मतलब टोटल कितनी लाइंस है, 180 लाइंस है। तो 0 to 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल। इसी तरह से नीचे 0 से लेकर 90 तक, और 90 डिग्री पे ये क्या आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा साउथ पोल आ जाएगा। तो 90 और 90 ये मिलाकर ऐड करके दोनों बन गए 180। पहले मुझे ये बताओ, यहां तक समझ में आया जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। अभी मैं थोड़ा और समझाऊंगा आपको, थोड़ा और क्लैरिटी लेंगे। पहले यहां तक बताओ भाई, किससे पूछें, तनिषा, सुरभि, तनु, विदिता, रेडमी, ये क्लियर है जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, डिस्कस। ओके, थैंक यू तनिषा, थैंक यू। तो अपने घर का एड्रेस क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, 8 डिग्री से 37 डिग्री पर इंडिया आता है, करेक्ट है। राइट विदिता, तनु, तनु और विदिता को तो समझ में आ गया, तनिषा को भी क्लियर है। एंड बाकी स्टूडेंट्स का आंसर अभी नहीं आया, तो मेरे ख्याल से मैं बढ़ूं आगे, आगे चलूं और समझाऊं आगे। रेडमी, रेडमी को क्लियर है मेरे ख्याल से। सुरभि, सुरभि को क्लियर है, भूमि गुप्ता को भी क्लियर है। ओके फाइन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब ध्यान से सुनना।
हर एक डिग्री के बीच का डिस्टेंस जोग्राफर्स ने क्या किया, जोग्राफर्स ने कहा कि देखो अब डिस्टेंस निकालना हो कि आप अपने घर से कितने किलोमीटर दूर हो, आप कितने किलोमीटर दूर हो अपने घर से, कहां बिछड़ गए आप। तो भाई आप एक काम करना, 0 डिग्री से लेकर 1 डिग्री के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो है 111 किलोमीटर। यानी इन दोनों डिग्री के बीच, हर एक डिग्री के बीच का डिस्टेंस कितना है, 111 किलोमीटर। ये फिक्स है। तो ये सारी की सारी पैरेलल लाइंस हैं, हर लाइन एक दूसरे से 111 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ड्रॉ की गई है। 111 111 111 111, करेक्ट है। तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर आप लोगों को समझ में आ गया, आप मुझे, अब मैं वर्ल्ड का मैप हटाकर इंडिया का मैप दिखा रहा हूं आपको, यहां पे ले लेते हैं, चलो ये मैं इंडिया का मैप लेके आ रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं कि इंडिया का एड्रेस शुरू हो रहा है 8 डिग्री, ये 8 डिग्री मैंने ड्रॉ करा, राइट। और यहां पे लेह लद्दाख 37 डिग्री पे इंडिया फिनिश, ये हमारा घर खत्म। 37, ये रही 8 डिग्री लाइन, हमारा घर खत्म। तो आप मुझे ये बताओ कि यहां से लेके यहां तक देखो, वो फिर से हम निकाल सकते हैं अपना डिस्टेंस, हमारे घर का, हमारा फ्लैट कितनी लंबाई में हमारे घर का फ्लैट है, कैसे। 37 डिग्री -8 डिग्री अगर मैं करूं तो इंडिया कितनी डिग्री को लेके बैठा हुआ, 29 डिग्रीज पर इंडिया आता है। और हर एक डिग्री कितने किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, 111। तो क्या मैं 29 को अगर मैं 111 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या इंडिया लमसम 3219 आ जाएगा, और वही हमारा नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस आ रहा है ना, 3214 अप्रॉक्स। ये बताओ आपको एक कैलकुलेशन समझ में आ गई। वेरी गुड तनिषा, वेरी गुड तनु, वेरी गुड क्षितिज। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, वैसे कह रही है मैथमेटिक्स में नहीं है तो बहुत ही सिंपल है, ये तो कोई मैथ ही नहीं है। तो ये बताओ क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया ना कि 8 डिग्री से लेके 37 मैंने माइनस कर दिया, और इंडिया का टोटल डिस्टेंस आ गया 29। 29 को मैंने 111 से मल्टीप्लाई करा, वही हमारा नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस आ जाता है। देखो हमने लैटिट्यूड से भी निकाल लिया। तो अगर हमें वैसे नहीं भी पता तो हम लैटिट्यूड से भी निकाल सकते हैं। क्लियर है। ईशान राणा, ईशु भारद्वाज, भूमि गुप्ता, क्षितिज, सुरभि, तनिषा, आयुष गुप्ता, रेडमी, क्लियर। तो बस इसमें क्वेश्चंस क्या हैं, आपको पता है क्वेश्चन क्या बनते हैं, कोई बात नहीं, आप ये कैलकुलेशन के चक्कर में मत पड़ो, मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ सिंपल कि क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं भी आ रही ना समझ में तो छोड़ दो, लेकिन मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 4, आप मुझे ये 4 क्वेश्चन के आंसर दे दो। लैटिट्यूड्स टोटल कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर बता दो जल्दी से। हाउ मेनी लैटिट्यूड्स, तो आंसर क्या हो गया हाउ मेनी लैटिट्यूड्स, 90, नो तनु ये रॉन्ग आंसर है, 180। 90 ऊपर 90 नीचे, 180 है टोटल लैटिट्यूड्स, करेक्ट है रेडमी। वेरी गुड क्षितिज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, आप मेरे को बताओ कि ये क्या सभी लाइनें का डिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल है, या हर लाइन एक दूसरे से डिफरेंट किलोमीटर पे जुड़ी हुई है। आर दीज लाइन्स पैरेलल विद ईच अदर, ट्रू और फॉल्स। पैरेलल, राइट, वेरी गुड, करेक्ट तनु, वेरी गुड क्षितिज, है ना। हर लाइन एक दूसरे से बिल्कुल स्केल लेके खींची गई है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई कम है कोई ज्यादा है, वेरी गुड क्या डिस्टेंस है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 डिग्री, 0 डिग्री लैटिट्यूड, 1 डिग्री, 1 डिग्री टू 2 डिग्री, 2 डिग्री टू 3 डिग्री, क्या डिस्टेंस है, व्हाट अबाउट द किलोमीटर। तनिषा चोपड़ा तनु ने आंसर दिया सर 111 किलोमीटर है, वेरी गुड क्षितिज, करेक्ट है, गुड वन, क्लैपिंग। बस, और इंडिया के लैटिट्यूड्स बता दो, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू लैटिट्यूड। व्हाट अबाउट द इंडियाज डिग्री ऑन द वर्ल्ड मैप, लैटिट्यूड्स। तो हाँ, इसमें आप ये बोल सकते हो तनिषा 8 डिग्री टू 37, राइट, 8 टू 37, करेक्ट है, वेरी गुड। ठीक है, अब इसमें बस एक में थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट इतना है, अच्छा ये सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अगर आप लोग ये सब लिखा हुआ है, और पैरेलल सर्कल्स हैं, पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं, 180 लैटिट्यूड्स हैं, करेक्ट, ये सब मैंने यहाँ मेंशन करा हुआ है, और इन दोनों, इनका सबका डिस्टेंस 111 है, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया। बस मैं आपको एक चीज और बता दूं इंडिया का मैप दिखाकर, देखो एक चीज ध्यान रखना, ये देख रहे हो इंडिया, ये है 8 डिग्री, ये वाला 8 डिग्री था, ये है केप कैमोरिन, ये कन्याकुमारी,
लेकिन आप देखो ये हमारा अंडमान निकोबार देख रहे हो आप, ये तो हमारा और नीचे जा रहा है। आपको पता है इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? वो यहां पर है कहीं। इस पॉइंट का नाम बड़ा फेमस है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तनु तनिषा आपने कभी नाम सुना? और ये किसी पॉलिटिशियन के ऊपर ये नाम है, किसी पॉलिटिशियन के ऊपर ये नाम है। और ये पॉइंट है बिल्कुल, ये वाला लास्ट पॉइंट है, ये इंडिया का लास्ट पॉइंट है। ये इससे भी नीचे है, देखो अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो ये थोड़ा और नीचे है, 8 डिग्री से नीचे। वेरी गुड विदिता, वेरी गुड। इंदिरा पॉइंट। और आपको पता है ये कितने डिग्री पर है? 6 डिग्री। तो अगर मैं ऐसे मानूं तो फिर मैं, आप समझ गए मैं क्या बोलूं? मैं बोलूं 6 डिग्री पर इंडिया। सर अगर मैं कहीं खो जाऊं तो मेरे को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 6 डिग्री पे छोड़ देना, मैं वहीं कहीं अपना हिंदुस्तान ढूंढ लूंगा। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार तो पहुंच ही जाऊंगा, भले वो झिंगालाला आइलैंड हो, लेकिन मैं फिर वहां से फ्लाइट पकड़ के सीधा कन्याकुमारी तो आ ही जाऊंगा। तो ये इंदिरा पॉइंट है, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट। और 37 पे लेह लद्दाख। फिनिश। लैटिट्यूड्स हमने कंप्लीट कर ली अपनी क्लास में आज। ये बताओ क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इन 4-5 क्वेश्चंस पे लैटिट्यूड्स के ऊपर? ओके, थैंक यू क्षितिज, थैंक यू। चलो ठीक है जी, क्षितिज को तो समझ में आ गया। बाकी स्टूडेंट्स से पूछ लेते हैं, सुरभि से, तनीषा से, तनु से। वैसे सिंपल है, समझने लायक ऐसा कुछ है नहीं, बहुत आसान है सब। एनसीईआरटी बेस है 6, 7, 8 क्लास की। ईशान ईशु ने बोल दिया है, नहीं अभी किसी ने नहीं बोला। तनु ने बोला है, तनिषा ने बोला है, क्षितिज ने बोला है, और विदिता बजाज ने तो खैर आंसर ही दिया था। तो मेरे ख्याल से डन है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बस अब 2 पॉइंट करते हैं लास्ट, फिर हम फिनिश करते हैं अपनी क्लास। तो अब मैं लॉन्गिट्यूड्स आपको बताऊंगा, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स आज डिस्कस नहीं करते, वो हम करेंगे कल। लॉन्गिट्यूड्स मैं कल बताऊंगा, आज नहीं बता रहा। लेकिन अभी मैं आपसे बस सिर्फ इतनी बात पूछ रहा हूं, आप मेरे को ये बता दो, बस यहाँ पे देखकर एक थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं। आप मेरे को बताओगे पाल के स्ट्रेट आपको इस मैप में कहां दिखाई दे रही है, कि कहां पे आपको नजर आ रही है पाल के स्ट्रेट? अब मैं कुछ आपसे क्वेश्चंस ही पूछ रहा हूं मैप दिखा दिखा कर, जो आपके 10 ईयर्स के क्वेश्चन है। सुरभि, तनिषा, तनु, ये पाल के स्ट्रेट आपको कहां दिख रही है इस मैप में? ईस्टर्न कोस्ट में, अच्छा। तो ऐसे मत बताओ, ईस्टर्न कोस्ट तो ठीक है, करेक्ट है, लेकिन कंट्री कोई इंडिया के अंदर दिख रही है, इंडिया के बाहर, या कौन सी 2 कंट्री के बीच में? और एक गल्फ ऑफ मन्नार अगर आपको दिख रही हो कहीं। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर है, हाँ तनु। इंडिया एंड श्रीलंका है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है, पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। वेरी गुड भूमि, वेरी गुड तनु, वेरी गुड रेडमी। ये दोनों पॉइंट्स मुझे आपको लोकेशंस दिखानी थी, पाल्क स्ट्रेट। चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इस मैप में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ आपसे। आप मुझे ये बताओ, ये मैं इस ब्लू वाले मैप पे डिस्कस कर रहा हूं, मैं कुछ पूछ रहा हूं, जरा ध्यान से बताना। अंडमान निकोबार की कैपिटल आपको कहां दिखाई दे रही है इस ब्लू मैप में? अंडमान में या निकोबार में, कहां पे दिख रहा है आपको इसकी कैपिटल? एंड आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम तनिषा, विदिता एंड ईशान राणा। यस प्लीज टेल मी, वेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार? अंडमान आइलैंड में या निकोबार में? तो तनु ने आंसर दिया है, भूमि गुप्ता ने आंसर दिया है कि सर हमें अंडमान में दिख रही है। बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड, वेरी गुड रेडमी। तो अगर आप देखो तो ये रही पोर्ट ब्लेयर, है ना? और ये कौन सा? ये अंडमान। वेरी गुड, करेक्ट है। अच्छा अब आप मुझे जल्दी से बताओ, अगर मैं निकोबार की बात करूं तो आपको निकोबार दिख रहा है ना? ये कार निकोबार, ये लिटिल निकोबार और ये ग्रेट निकोबार। तो देखो अंडमान ऊपर है, निकोबार नीचे है, और पोर्ट ब्लेयर अंडमान में है, निकोबार में नहीं है। चलो ठीक है, गुड है, वेरी गुड। अब इस मैप में आ जाओ, लक्षद्वीप की कैपिटल आपको कुछ आइडिया है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप? और वो आपको कहां पे दिखाई दे रही है? मिनिकॉय आइलैंड के ऊपर दिख रही है या नीचे? ये मिनिकॉय आइलैंड है, इसके अबव या नीचे, बिलो? और मेरा क्वेश्चन है ये भूमि गुप्ता से, अबव। राइट, वेरी गुड तनिषा, वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट है, बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल आपको दिख रहा है ना, ये मिनिकॉय है और ये है कावारत्ती।
राइट, और ये लक्षद्वीप, मतलब ये पूरा ये छोटे छोटे डॉट डॉट से सब आइलैंड है, करेक्ट है। अच्छा, लक्षद्वीप के साउथ में आपको कौन सा कंट्री दिखाई दे रहा है और उसकी कैपिटल बता सकते हो? विच कंट्री जो लक्षद्वीप को टच कर रहा है, विच कंट्री टचिंग लक्षद्वीप? भूमि गुप्ता, ईशान राणा, ईशु भारद्वाज एंड सुरभि से मेरा क्वेश्चन है ये। विच कंट्री टचिंग लक्षद्वीप, आपको कौन सा कंट्री लक्षद्वीप पे दिखाई दे रहा है? मालदीव्स, यस करेक्ट, वेरी गुड रेडमी। तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ये मालदीव्स आपको दिख रहा है और इसकी कैपिटल अगर आप देखोगे तो क्या है, माले। तो द कैपिटल ऑफ मालदीव्स इज माले, और ये लक्षद्वीप के बिल्कुल साउथ में है, करेक्ट है। तो ये देखो लोकेशंस हमें कुछ क्लियर हो गई, पाल्क स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर कहां पर है वो हमें क्लियर हो गई, मालदीव्स इसके साउथ में, लक्षद्वीप के वो क्लियर है, ठीक है, डन है। अब यहां पर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, इस नेक्स्ट मैप पे, नेक्स्ट स्लाइड पर आ गया हूं मैं। आप मुझे इस मैप में जरा बताओ कि अंडमान और निकोबार को कौन से डिग्री लैटिट्यूड्स सेपरेट करता है? वो कौन सी लाइन है, डिग्री लाइन, जिसके ऊपर अंडमान है और नीचे निकोबार आपको दिखाई दे रहा हो? एंड दैट क्वेश्चन आई एम आस्किंग फ्रॉम मनस्वी सूद एंड सुरभि। विच डिग्री सेपरेटिंग अंडमान एंड निकोबार, लैटिट्यूड? ओ वेरी गुड तनिषा, वेरी गुड रेडमी। तो सबसे पहले रेडमी ने आंसर दिया, देन तनिषा एंड देन भूमि गुप्ता ने। तो मेरे ख्याल से क्लियर है, आपको दिख रहा होगा। वेरी गुड क्षितिज, बिल्कुल इसमें कोई क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये देखो, ये दिख रहा है ना 10 डिग्री चैनल, इसको बोलते हैं 10 डिग्री लैटिट्यूड्स, 10 डिग्री चैनल। और ये देखो, ये आपका अंडमान है और ये निकोबार है। तो ये क्वेश्चन है, 10 ईयर्स के क्वेश्चन है सब। मैंने इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग ही इन नोट्स को डिजाइन करा है। और कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट सीधे सीधे आपके ऐसे एग्जाम में आएंगे। वो पूछेगा अंडमान निकोबार के लिए कौन से बीच में डिग्री चैनल लाइन है, आपका आंसर होगा 10 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? तो मेरे ख्याल से यहां आपको समझ में आया। अब आप ध्यान से देखना, अगला मैप मैं आपको दिखा रहा हूं, इस मैप को आप ध्यान से देखो और एक बार मुझे फिर से ये बता दो कि इंदिरा पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है? इंदिरा पॉइंट आपको कहां दिखाई दे रहा है, निकोबार में या अंडमान में? इंदिरा पॉइंट, मैं इस मैप की बात कर रहा हूं जहां पे मैंने एक टिक लगाया है। इंदिरा पॉइंट आपको किधर दिखाई दे रहा है? वेरी गुड भूमि, वेरी गुड रेडमी, वेरी गुड क्षितिज, तनिषा। मेरे ख्याल से ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा 6 डिग्री पर इंदिरा पॉइंट है। तो और आप देख रहे हो ना, ये 10 डिग्री चैनल, तो ये निकोबार हो गया, ये 10 डिग्री चैनल हो गया, और यहां से अंडमान शुरू होगा और ये आपको आगे पोर्ट ब्लेयर दिखाई देगा। वेरी गुड, करेक्ट है। अच्छा, अब आप मेरे को इन दोनों मैप में देख के बताओ कि कौन से आइलैंड में आपको वॉल कैनो दिखाई दे रहा है, वॉल कैनो। विच आइलैंड ऑफ इंडिया हैविंग वॉल कैनो? और 2 वॉल कैनो आपको दिखाई दे रहे होंगे उस आइलैंड में। ओके, सो वेरी गुड रेडमी, वेरी गुड तनु, करेक्ट है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। और मेरे ख्याल से बाकी स्टूडेंट्स भी ओके करेंगे। वेरी गुड। नरकोंडम आइलैंड, ये आप देखो अंडमान निकोबार, और एक बैरल आइलैंड, ये डॉर्मेंट वॉल्केनो है। डॉर्मेंट मतलब सोया हुआ, अचानक कभी ब्लास्ट हो तो हो, पता नहीं, भविष्य में ईश्वर ना करे। लेकिन ये बैरन आइलैंड एग्जाम्स में बहुत बार आया है। तो अगर आप नरकोंडम भूल भी जाओ तो कम से कम इसको तो याद रखना। वेरी गुड, करेक्ट है। और उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं आपसे कुछ एमसीक्यूज पूछता हूं। आप मुझे इतना बता दो कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड के बीच में कौन सी लैटिट्यूड लाइन आपको दिखाई दे रही है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय, मिनिकॉय भी पार्ट है वैसे, मिनिकॉय भी पार्ट है लक्षद्वीप का ही, लेकिन मिनिकॉय एक बहुत बड़ा आइलैंड है, लक्षद्वीप का पार्ट है। उन दोनों के बीच की सेपरेट लाइन 9 डिग्री चैनल है। वेरी गुड। और मालदीव से लक्षद्वीप कितने डिग्री पर अलग होता है, यानी कौन सी लैटिट्यूड है जो मालदीव्स और लक्षद्वीप को सेपरेट कर रही है? वेरी गुड रेडमी, क्लैपिंग, क्लैपिंग फॉर रेडमी, क्लैपिंग फॉर तनिषा चोपड़ा, गुड वन, गुड वन, 8 डिग्री चैनल। तो दैट्स ऑल, ये आज की हमारे क्लास के कुछ टॉपिक्स थे। मैं कल फिर से रिवाइज करवाऊंगा आपको, लेकिन अभी देखो मुझे समझ में आ गया। 10 डिग्री चैनल मुझे क्लियर है, 8 डिग्री चैनल मुझे दिख रहा है, 9 डिग्री चैनल मुझे दिख गया, मुझे वॉल्केनोज दिख गए, और मुझे इंदिरा पॉइंट दिख गया। ये सब के सब 10 ईयर्स के क्वेश्चन थे एग्जाम्स के। चलो ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आपसे कुछ एमसीक्यूज पूछ लेता हूँ।
पहले एक बार आपसे पूछ लूं, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा कुछ बता दूं? वैसे इजी है, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं हमने डिस्कस करा। क्लियर है? सुरभि, तनीषा, तनु, विदिता, रेडमी को तो क्लियर है। ईशान राणा, ईशु भारद्वाज, क्षितिज, मनस्वी। ओके, करेक्ट करेक्ट, थैंक यू। चलो ठीक है, अब हम एमसीक्यू टाइम, हमारा क्विज टाइम है अब हम आपसे पूछते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और देखते हैं कि आप इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे देते हो। चलो ठीक है, तो हमारे क्वेश्चंस हो गए थे, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो जल्दी से प्लीज गिव द आंसर क्वेश्चन नंबर 9। देखो, जो मैंने अभी आज आपके साथ माउंटेन रेंजेस डिस्कस की थी, उसके अकॉर्डिंग आप अगर चाहो तो आंसर दे सकते हो। ओके, सो तनु ने आंसर दिया है डी। ओके, सो तनु 9D, रेडमी डी। ओके। रेडमी ने भी डी दिया, तो मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं डी। अच्छा चलो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, देखो आप सही हो या गलत। देखो, मिकिर हिल्स मुझे पता है वो नॉर्थ ईस्ट में है, आसाम में है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, तो फोर्थ वाला करेक्ट है। तो आंसर सी और डी हो सकता है। लेकिन एक बात बताओ, मैंने कैमूर हिल्स तो मध्य विंध्याचल की एक्सटेंशन में डिस्कस करी थी, मैंने आपको बताया था ये विंध्याचल है, इसके आगे कैमूर है, तो ये तो मध्य प्रदेश में, एमपी में। ये कोंकण कोस्ट में कहाँ से आ गई? लेकिन महादेव हिल्स आपने ही मेरे से पूछा था, सर बताओ महादेव हिल्स कहाँ है, तो मैंने कहा था महाराष्ट्र और एमपी, तो सेंट्रल इंडिया हो गया ना। तो 3 और 4 तो सी में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये तो रॉन्ग है, इसका आंसर होगा सी। हाँ, वो एक ही बात है, महादेव महादेव, वो थोड़ी स्पेलिंग जो है ना, रीजनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। महादेव, महादेव, वो है महादेवी, राइट? क्योंकि वो एक ही रेंज है, ऐसा नहीं कि कोई महादेव अलग है और महादेव अलग है, वो एक ही है। तो उसका आंसर होगा यही सी होगा। तो हो सकता है आप लोग लैंग्वेज की वजह से कंफ्यूज हो गए, बट इसका आंसर सी है, करेक्ट है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा, और ये हमने एक्सप्लेनेशन में मैप भी लगा रखा है। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जब मैं ये नोट शेयर करूंगा आपके साथ। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है, ये मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन जस्ट आई एम आस्किंग, तो जरा कोशिश करो आंसर देने की, कि जो जेट एयरवेज हैं या जो हमारे एरोप्लेन्स हैं, वो ऐसा कहते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर में मूव करते हैं। वैसे सबसे पहली जो हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर है वो होती है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, फिर उसके बाद होती है स्ट्रेटोस्फेयर। लेकिन हमारे जेट मूव करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, क्यों? उसका रीजन क्या है? तो ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, और देखते हैं कि कौन इसका आंसर बता पाता है, जस्ट तुक्का। अगर वैसे भी मैं पढ़ाऊंगा वैसे टॉपिक आप लोगों को। सी, ओके। सो मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर क्षितिज, और क्षितिज ने आंसर दिया है राइट, जिसने स्टूडेंट ने सी बोला है, क्योंकि वहां पे ना तो क्लाउड्स होते हैं और ना वहां पे वर्टिकल विंड्स होती है, इसीलिए स्ट्रेटोस्फेयर्स में हमारे प्लेन, एरोप्लेन, हमारे जेट एयरक्राफ्ट मूव करते हैं। तो सिंपल आंसर है सी इसका, नो डाउट एट ऑल। 6 क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, करेक्ट। चलो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, तो इसका आंसर है जी सी, राइट। इसका एक्सप्लेनेशन बोथ 1 और 2। अब ये है मिक्स फार्मिंग, एक ज्योग्राफी का कोर, ज्योग्राफी एग्रीकल्चर के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। मिक्स फार्मिंग जब हम बोलते हैं ज्योग्राफी में, एग्रीकल्चर में, क्या मतलब होता है मिक्स फार्मिंग का? ओ, 11 का बी, रेडमी ने बोला है बी आंसर है, ठीक है। तनु ने बोला है ए, ठीक है। क्षितिज ने बोला है बी, ओके। चलो अब मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। इसका सिंपल आंसर है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कि जब आप करते हो एनिमल रियरिंग एंड कल्टीवेशन, यानी एक आप क्रॉप बो रहे हो, और एक आप एनिमल के लिए कोई फूड, यानी एक ह्यूमन बीइंग के लिए खाना, और एक एनिमल्स के लिए के पर्पस से कुछ आप उगा रहे हो, तो इसको बोलते हैं मिक्स फार्मिंग। दो क्रॉप्स को उगाना, नॉट अ मिक्स फार्मिंग, राइट। कल्टीवेशन ऑफ 2 और more क्रॉप्स इन द सेम फील्ड, नॉट मिक्स मिक्स फार्मिंग। लेकिन हाँ, एक
ह्यूमन बीइंग की और एक एनिमल की क्रॉप मिक्स फार्मिंग कहलाती है। ज्योग्राफी में तो आंसर है जी सी। दैट्स ऑल स्टूडेंट, आज हम अपनी क्लास को यहीं पे रोकते हैं। ये बताओ आपको यहां तक समझ में आया जो हमने डिस्कस किया? सुरभि, तनिषा, तनु, विदिता, मनस्वी, क्षितिज, ईशान, ईशु भारद्वाज, क्लियर है यहां तक? ओके, थैंक यू तनिषा। Okay, thank you. That's a mixed cropping in which we use different crops. Mixed cropping में तो फिर वही आप कोई सी भी क्रॉप यूज कर सकते हो, दो क्रॉप, जैसे कोई एक रबी की और खरीफ की। वैसे मैं कल डिस्कस करूंगा ये पॉइंट। अभी ये मैंने जो दो क्वेश्चन पूछे एटमॉस्फेयर और क्रॉपिंग के, ये अभी मैंने डिस्कस नहीं करे, राइट? हम डिस्कस करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। चलो ठीक है स्टूडेंट, आज हम इसको यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। ओके, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।